मंजिल आपसे तब तक दूर रहेगी जब तक आप उसे पाने का संकल्प नहीं ले लेते। हाय, नेहा अरवानी वेलकम्स यू टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक क्लास 5 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है और 12th तक आता है। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही इजी मेथड से। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इसके रूल समझाऊंगी, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगी। इसके कुछ टाइप्स है, 3-4 टाइप के ये होते हैं और हर टाइप में अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, जब भी आपको किसी ने कोई बात बोली और वही सेंटेंस आप अगर किसी को बता रहे हो तो आप 2 तरीके से बता सकते हो। ओके, आपको किसी ने भी कोई बात बोली है और वही बात आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो कि उसने मुझे ऐसा कहा, तो उसको बताने के आपके 2 ढंग होंगे। पहला वे होता है जिसमें आप उन्हीं शब्दों को एग्जैक्टली बोल के बताओगे जैसा उसने आपको कहा था, बिना कोई फेरबदल किए। एग्जैक्टली वही वर्ड्स आप बोलोगे जैसा उसने आपको कहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपसे कहा कि आप अगर बता रहे हो किसी को, मेरे पापा ने मुझसे कहा तुम आज से मेरे दोस्त हो। ठीक है, आपके पापा ने आपसे कहा तुम आज से मेरे दोस्त हो। अब यही लाइन आप अपनी मम्मी को बता रहे हो तो आप उसको कैसे बताओगे? 2 तरीके हैं बताने के। पहला मेथड, आप क्या बोलोगे? पापा ने मुझसे कहा तुम आज से मेरे दोस्त हो। मतलब आपने वही वर्ड बोला जो आपके फादर ने आपको बोला, आपने कोई चेंज नहीं किया उसमें। माय फादर सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड नाउ। तो आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया, जैसे आपके पापा ने बोले थे आप वही वर्ड्स बोल रहे हो। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्योंकि आपके फादर ने जो बोला वही बोल रहे हो, इसीलिए जो स्पीच, जो वर्ड्स उन्होंने कहा ये आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। ठीक है, अब इसी लाइन को अगर आप अपने वर्ड्स में चेंज करके बोलोगे, ऐसे भी आप अपनी मम्मी को ये बात बता सकते हो कि पापा ने मुझसे कहा कि मैं उनका दोस्त हूँ। ठीक है, या दोस्त था, कि तब से मैं उनका तब से दोस्त था। क्योंकि ये बात उन्होंने कब बोली थी हमको नहीं पता, हो सकता है कि कई सालों पहले बचपन में कभी बोली थी। आप कितने भी सालों बाद उस बात को जब किसी और को बताओगे अपने वर्ड्स में, तो आप क्या बोलोगे? पापा ने मुझसे कहा था कि मैं उनका दोस्त था, तब से मैं उनका दोस्त था। तो इसमें क्या होता है? माय फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड देन। यहाँ जो यू आर माई फ्रेंड नाउ है, ये यू आई बन गया, क्योंकि यू का यूज कब हुआ? जब फादर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। तो ये जो तुम है ये क्या बन गया? मैं। मेरे क्या बन गया? उनका। मैं उनका दोस्त था। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुआ ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। ये 2 तरह का स्पीच है। पहला स्पीच डायरेक्ट स्पीच, जिसमें डायरेक्टली हम वही वर्ड्स बोलते हैं जो बोलने वाले ने हमसे कहा था, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करके बता रहे हैं। तो ये चेंज क्या आया है आपको क्लियरली दिख रहा है। ये यू जो है वो आई बन गया। तुम मेरे दोस्त हो को मैंने क्या कर दिया है? मैं उनका दोस्त था। तो यू जो आई बन गया, आई हिज बन गया। ये जो चेंजेस है ये हमको लाना है, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के क्या क्या रूल्स है ये बेसिकली हमको सीखना है इस टॉपिक में कि कैसे चेंज करना है। तो इसके बहुत सारे रूल्स है। सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि इसमें
फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, स्पीच क्या होता है और कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं। मेनली ये 4 टाइप के सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स, ये सभी के रूल्स अलग अलग है जो मैं आपको डिटेल में सबके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पर चेंज किया है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, जो बोलने वाला है जिसने सेंटेंस बोला वो क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जो बोल रहा है वो होता है सब्जेक्ट, जिसको बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, मी को बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, वर्ब, ये जो सेड है ये क्या है, वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो पूरा सेंटेंस है जो बोलने वाले ने कहा है ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब आपको जो इसमें चेंज करना है वो क्या क्या है। रूल नंबर 1, आपके सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जैसे सेड टू मी लिखा है, हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता, माई फादर सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड नाउ, ऐसे भी हो सकता था, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रहे टू मी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट है, इफ देयर इज ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में तो जो सेड है वो बन जाएगा टोल्ड, और अगर सेज है तो वो बन जाएगा टेल्स। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो सेड को लिखना है टोल्ड, और अगर सेज है तो आपको उसको लिखना है टेल्स। ठीक है, सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देन कोई चेंज नहीं होगा, सेड सेड रहेगा, सेज सेज रहेगा। ठीक है, तो सेड को आप सेड ही लिखना और सेज को सेज ही लिखना है, टेल्स नहीं लिखना है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। ठीक है, सेड सेड रहेगा, सेज सेज। रूल नंबर 3 में यहाँ पर आप देखोगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आपको जो प्रोनाउन मिल रहा है, ये नाम मिल रहा है किसी का, तो उसमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा आपको, सेकंड पर्सन मिलेगा या फिर थर्ड पर्सन मिलेगा। अब ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम दोनों जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जो जो वर्ड्स मैं अपने लिए यूज करूंगी, जो जो प्रोनाउन मैं अपने लिए यूज करूंगी वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई, मी, माई, अवर, वी, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारा जो वर्ड है जिसको अब हिंदी में मैं, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, हम सब ने, ये सारा वर्ड कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो जो प्रोनाउन मैं आपके लिए यूज करूँगी, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम, तुम्हारा, तुम सब, तुमने, यू, योर, योरसेल्फ, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे सेकंड पर्सन। और जब हम तो बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, तो जो प्रोनाउंस हम किसी तीसरे शख्स के लिए यूज कर रहे हैं वो हो जाता है थर्ड पर्सन। ही, शी, दे, इट, देम, themselves, their, him, his, her, ये सारे प्रोनाउन जो हम किसी तीसरे के लिए यूज कर रहे हैं ये होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हिंदी में भी है या संस्कृत में भी है, आपने पढ़ा है। तो फर्स्ट पर्सन यानी जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन यानी जो हम सामने वाले के लिए, यानी कि यू, योर, योरसेल्फ, और थर्ड पर्सन होता है जब हम किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। तो थर्ड रूल ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन जो है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं
पर्सन। आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन क्या है? माय। माय फर्स्ट पर्सन है, तो इसको आपको किसके हिसाब से चेंज करना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? माय फादर, वो मेल है, तो माय को माय फादर के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज। अगर वो कोई फीमेल होता बोलने वाला सब्जेक्ट हमारा तो हर हो जाता, अगर वो प्लूरल होता तो देयर हो जाता, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स हो जाता। मतलब आपका जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर आपके सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है उसके हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट माय फादर है, तो माय फादर, फादर क्या है? मेल है, ठीक है, पुरुष है वो, तो इसीलिए माय जो है वो फादर के हिसाब से हिज हो जाएगा। अगर वो आई रहता तो क्या हो जाता? फादर के हिसाब से ही हो जाता, ठीक है। अगर वो मी रहता तो फादर के हिसाब से क्या हो जाता? हिम हो जाता, ठीक है। तो आपको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन को हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। अब आपके सेंटेंस में देखो सेकेंड पर्सन क्या है? यू। मैंने अभी बताया सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू। ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। मी है ऑब्जेक्ट, तो यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आई। यू जो है उसको मी के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, तो इसीलिए यू की जगह पे हमने लिखा है आई। अगर ये योर होता तो हम उसको माय लिखते, योर सेल्फ होता तो हम उसको माय सेल्फ लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इसमें थर्ड पर्सन नहीं है, अगर कोई थर्ड पर्सन होता तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहता। नेक्स्ट जो है इसमें वो है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, रूल नंबर 6 इज, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में। जो पहला वर्ब है, बहुत सारे सेंटेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है फिर मेन वर्ब भी होता है, मतलब दो वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होता है मेन वर्ब भी। तो आपको पहला वर्ब चेंज करना है, फिर चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। पहला वर्ब को जो फर्स्ट फॉर्म है यू हैव टू चेंज इट इनटू सेकेंड फॉर्म। फिर सेकेंड वाले वर्ब में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ब क्या है? आर। आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? वॉज, ठीक है। जैसे सपोज है इज मेकिंग, सपोज इज मेकिंग है मान लो, तो इज जो है वो पहला वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, फिर जो दूसरा मेन वर्ब है मेकिंग, तो आप इसको पास्ट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? वॉज। और मेकिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको उसको मेड नहीं करना होगा, उसको सेकेंड फॉर्म में नहीं करना होगा। अगर सिर्फ आपके पास है मेक है, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है मेक और इसके में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दोगे, मेड कर दोगे, ठीक है। तो आपको वर्ब का जो पहला वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, आपको उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कैन रन, कैन रन दिया है आपके सेंटेंस में, बाकी आगे पीछे और भी वर्ड्स रहेंगे। कैन रन दिया तो कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जब हम उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कुड बन जाएगा। फिर आप रन को रैन नहीं करोगे, रन का सेकेंड फॉर्म रैन होता है, बट आप उसको रन ही लिखोगे क्योंकि आपको सिर्फ पहला वाले वर्ब को सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो रूल नंबर 6 मैंने क्या बताया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी चेंज्ड इनटू सेकेंड फॉर्म। और अगर ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है आपके वर्ब में, ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, देन आपको हैड लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म निकालना है, ठीक है। हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होगा। अगर उसमें सिंपल पास्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सिंपल पास्ट, जिसको हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा मुझे हैज हैव बताने की जरूरत नहीं, वो सारा
हेल्पिंग वर्ब में आता है, जिसको हम सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जैसे हैज है तो वो हैड बन जाएगा, मे है वो माइट बन जाएगा, शैल है वो शुड बन जाएगा, विल है वो वुड बन जाएगा। क्यों ये सारा चीज मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब भी अगर होगा फर्स्ट फॉर्म में तो आपको उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे शैल हेल्पिंग वर्ब है, जब आप उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करोगे तो वो शुड बन जाएगा, विल है वुड बन जाएगा, मे है माइट बन जाएगा, कैन है कुड बन जाएगा। तो ये सारे चेंजेस उसमें आएंगे। इसके अलावा टुडे जो है वो क्या बन जाएगा, दैट डे। ओके, देन दिस जो है वो बन जाएगा दैट, देन दीज जो है वो बन जाएगा दोज, देन yesterday जो है वो बन जाएगा the previous day या फिर the day before, आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, the day before या फिर the previous day भी लिख सकते हैं। देन है tomorrow का क्या बन जाएगा, the next day। लास्ट जो है ये हो जाएगा बिफोर या फिर प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस लिख सकते हैं हम। सपोज लास्ट मंथ है तो वो प्रीवियस मंथ हो जाएगा, लास्ट वीक है तो वो प्रीवियस वीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नाउ जो है वो हो जाएगा देन, हियर हो जाएगा देयर। जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताया मैं वो भी लिख लेती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि मे हो जाएगा माइट, विल हो जाएगा वुड, सिमिलरली शैल हो जाएगा शुड, कैन हो जाएगा कुड, हैज हो जाएगा हैड, हैव हो जाएगा हैड। ओके, तो ये सारे चेंजेस है जो मैंने आपको बताए हैं, तकरीबन 21। ये रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है। सिमिलरली टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, टू नाइट अगर है तो ये हो जाएगा दैट नाइट। ओके, इस तरीके के जो भी आपको इसमें मैंने रूल्स लिखे हैं आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। सारे रूल्स के बेसिस पे ही आप उसमें चेंजेस कर पाओगे। तो अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ और अच्छे से, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे हमने रूल्स को यूज किया है, और फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं उसके रूल्स में आपको अभी बताती हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। He said to me, I can do anything for you today। तो यार सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है he, वो हम लिखेंगे। अब आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर me, इसीलिए जो said है वो हो जाएगा told। he told, और ये to को हटा देना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको said to को हटा के told लिखना है, me as it is रहेगा, और यहाँ पर जहाँ इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर आपको यहाँ that लिखना है। ओके, तो क्या बताया मैंने, जहाँ पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको सेट टू की जगह पे told लिखना है, और जहाँ इन्वर्टेड कॉमा है हटाकर वहाँ पे that लिखना है। अब आप जो चेंजेस हमको करना है वो देखेंगे। I can do anything for you today। I क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, he, तो I के हिसाब से, I को जब हम he के हिसाब से चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, he। अब ये जो can है हमारा ये पहला वर्ब है जिसको हम पास्ट में सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये होगा could। और do जो है वो सेकेंड वर्ब है हमारा, सेकेंड पोजीशन में वर्ब है। पहला वर्ब हम चेंज कर चुके हैं
तो डू को अब हम डिड नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा डू एनीथिंग फॉर यू। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मी। और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ये हमारा हो गया सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू एनीथिंग फॉर मी दैट डे। नेक्स्ट है राम सेड टू सीता योर सन्स आर माय सन्स नाउ। तो राम हमारा सब्जेक्ट वैसे रहेगा। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है सीता, इसीलिए हम सेड टू को क्या लिखेंगे? टोल्ड। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे सीता। अब इन्वर्टेड कॉमा हट गया, यहाँ लगेगा दैट। अब ये योर क्या है? सेकेंड पर्सन, जिसको हमको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सीता। तो योर सीता के हिसाब से, क्योंकि सीता फीमेल है तो क्या हो जाएगा? हर। सन्स में कोई चेंज नहीं रहेगा। आर हमारा पहला वर्ब है तो आर फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वॉज, वर। तो सन्स क्योंकि प्लूरल है इसीलिए हम वर लिखेंगे। अगर ये सिंगुलर होता तो वॉज होता, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर होगा। माय क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम मेल है तो माय को मेल के हिसाब से जब चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हिज। अगर वो फीमेल होता तो हर लिखते, अगर वो मेल है तो हिज होगा, अगर वो प्लूरल होता तो देयर होता। सन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और नाउ का क्या हो जाता है? देन। ये मैंने रूल में बताया था। तो ये हो गया राम टोल्ड सीता दैट हर सन्स वर हिज सन्स देन। टॉम सेड टू रोज। टॉम अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास रोज, इसीलिए हम सेड टू को लिखेंगे टोल्ड। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा रोज, फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आएगा दैट। अब जो आई है ये है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि टॉम। टॉम मेल है तो आई मेल के हिसाब से क्या बनेगा? ही। रोट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया था? अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो आपको क्या लिखना है? हैड लिखना है और फिर उसका थर्ड फॉर्म। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। राइट, रोट, रिटन। देन अ लेटर को एज इट इज लिखेंगे हम, अ लेटर टू जैक। जैक क्या है? थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे के बारे में बात करते, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज लिखेंगे। यस्टरडे को हम लिखेंगे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टीचर सेज टू स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे टीचर। अब यहाँ पे सेज है, तो मैंने आपको बताया था जब ऑब्जेक्ट हो और सेज रहे तो हम सेज टू को हटा के उसकी जगह पे लिखेंगे टेल्स, और ये होगा स्टूडेंट्स। मैंने एक चीज शायद आपको नहीं बताई कि जब सेज रहता है तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होता है, हम उसको एज इट इज लिखेंगे। बाकी सारे चेंजेस होंगे, सिर्फ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो सेज है। तो जब सेज रहेगा तब आपको टेल्स लिखना है, बिकॉज ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेज ही लिखते। और यहाँ पर जो यू है ये क्या है? अगर यहाँ पे दैट आएगा, पहले इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आएगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, तो यू के प्लेस में अब क्या आएगा? क्योंकि वो प्लूरल है तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? दे, वे सब। ठीक है। नेवर अंडरस्टैंड, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो अंडरस्टैंड ही रहेगा, वो अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर सेज है, ये आपको याद रखना है। तो ये होगा अंडरस्टैंड। ओके। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सेड। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन सेड ही लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसकी जगह पे आएगा दैट। नाउ वी, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो वी को चिल्ड्रन के हिसाब से चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? दे। विल जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, जो कि हो जाएगा वुड। ठीक है। अब बिल्ड को हम बिल्ड ही लिखेंगे, बिल्ड नहीं लिखेंगे, उसका सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे,
क्योंकि हमने पहले वाले वर्ब को चेंज कर लिया है, सेकेंड में विल को हमने वुड बना दिया है, तो बिल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिल्ड द नेक्स्ट डेज नेशन। ओके, तो ये मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे असर्टिव सेंटेंसेस के। असर्टिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? जो स्टेटमेंट होता है, ऐसे सेंटेंस है जिससे हमको कुछ जानकारी मिल रही है, या कोई इंसान कोई भी एक स्टेटमेंट बोला तो वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। मतलब कि जिसमें नॉर्मली एक इंसान कोई भी एक सेंटेंस बोल रहा है, अपना स्टेटमेंट दे रहा है, या जिस सेंटेंस से हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं 7 साल का हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कोई भी एक हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो ये सारे मैंने जो आपको एग्जांपल्स बताई है असर्टिव सेंटेंस के थे। अब हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे चेंज करेंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि बेसिक आप सीख चुके हैं, सिर्फ छोटा सा एक चेंज है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। बेसिक चेंजेस तो वही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? वो सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो ये होते हैं दो टाइप के, एक वो सेंटेंस जिसका जवाब आप सेंटेंस में दोगे, और एक वो होते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में दोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका जवाब आपको सेंटेंस में देना पड़ेगा कि मैं कोरबा जा रहा हूँ, बिलासपुर जा रहा हूँ। और अगर मैं तुमको पूछूंगी कि क्या तुम कल स्कूल आए थे, तो उसका जवाब आप या हाँ में बोलोगे या नहीं में बोलोगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जिसका आंसर हम सेंटेंस में देते हैं, और एक वो जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर हम सेंटेंस में देते हैं, वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड्स से। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स से ये स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है? जैसे व्हाट, वेयर, हु, whom वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसको हम WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली से मतलब WH वर्ड से उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ऐसे वर्ड्स का जो आंसर, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेंटेंस में होता है, और दूसरा वो जिसका जवाब यस या नो में होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूछा कल तुम स्कूल आए थे, या यस बोलोगे या नो। क्या तुम आज फिल्म देखने जाओगे, या यस बोलोगे या नो। तो ये दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस जो जिसका जवाब सेंटेंस में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से। इनके लिए क्या रूल है? रूल नंबर 1 ये है कि इसमें आपको दैट नहीं लिखना है, दैट हट जाएगा। ठीक है, दैट विल बी रिप्लेस्ड और डिलीटेड। आपको वहां पे दैट नहीं लिखना है, डिलीट। ठीक है, दैट आपको नहीं लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से ही आपका मतलब जहाँ पे कॉमा रहता है ना, वो कॉमा को हटा देना है आपको, और डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से ही आपका सेंटेंस चालू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रूल ये है कि क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, नो क्वेश्चन मार्क। आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा वो आपको हटा देना है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो सेंटेंस है वो अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप उस बात को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो डायरेक्ट स्पीच को, तो वो अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। बाकी सारे चेंजेस वही रहेंगे, जैसे आप अभी सीखा आपने, वो सारे चेंजेस होंगे उसमें। और अगर आपका सेंटेंस यस या नो में है, अगर आपका जवाब उसमें यस या नो में होगा, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जो दैट है वहां पर दैट की जगह पे इफ या फिर वेदर लिखना है, इफ या फिर वेदर, इफ और वेदर। ठीक है, या इफ भी लिख सकते हो या फिर वेदर लिख सकते हो। बाकी सारा चेंज वही रहेगा जो हम नॉर्मली करते हैं, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी नहीं रहेगा। ठीक है, नो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, नहीं रहेगा। 3 इसमें जो सेड टू है वो आस्क में या फिर इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। ये दोनों के लिए है, दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए जो सेड टू है उसको हम हटा के लिखेंगे आस्क।
फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दोनों टाइप के एक एक एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, इसलिए वो इंट्रोगेटिव टाइप का हुआ। इंट्रोगेटिव में यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इसका जवाब एक सेंटेंस में होगा। इसकी निशानी ये है कि ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से। ये वेयर जो है ये क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको दैट नहीं लिखना है, दैट हट जाएगा और शुरुआत आपको क्वेश्चन वर्ड से ही करनी है। और ये ही हमने लिखा, सेड टू जो है ये हट के क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर, मैं यहाँ पे दैट नहीं लिखूंगी, वेयर ही लिखेंगे। अब ये देखो, ये क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म है तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखते हैं। जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। लेकिन हमको इसको अब इंट्रोगेटिव में नहीं लिखना है, इसको आपको सिंपल एसर्टिव में बना कर लिखना है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आ जाएगा। तो जो यू है ये सेकंड पर्सन है, तो हम उसको कॉमन जो पहले रूल मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, तो यू जो है वो मी के हिसाब से चेंज होगा, तो हो जाएगा आई। आर जो है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा वॉज। और जो गोइंग है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने पहला वाला वर्ब को चेंज किया तो सेकंड वाला वर्ब चेंज नहीं होगा। और क्वेश्चन मार्क हटा देना है, जस्ट पुट द फुल स्टॉप। नेक्स्ट है डैड सेड टू मॉम हैव यू कुक्ड फूड। और यहाँ पे डैड ने मॉम से पूछा हैव यू कुक्ड फूड, तो इसका आंसर या यस होगा या नो होगा। आपको इसमें सेंटेंस में जवाब नहीं देना है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करोगे, पहले हमने डैड लिखा, क्योंकि ये सवाल है, इंट्रोगेटिव है, इसीलिए हम सेड टू को हटा के क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। मॉम एज इट इज रहेगा। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में होगा, इसीलिए हम यहाँ पे या इफ लिखेंगे या वेदर। तो इफ ज्यादा इजी है, इफ। देन मैंने आपको बताया कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि हमको उसको एसर्टिव में बनाकर लिखना है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब हमको सवाल के फॉर्म में नहीं लिखना है क्वेश्चन को। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मॉम के हिसाब से चेंज होगा, तो मॉम फीमेल है तो यू क्या हो जाएगा, शी। देन जो हमारा वर्ब है हैव, ये चेंज होगा सेकंड फॉर्म में, तो वो हो जाएगा हैड। फिर कुक्ड एज इट इज रहेगा, फूड भी एज इट इज रहेगा, और क्वेश्चन मार्क हमको हटा देना है, नो क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसके अलावा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कुछ करने को बोलते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को हम कुछ काम करने को बोल रहे हैं या काम करने को मना कर रहे हैं, या किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम कुछ करने को बोल रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी लेकर आओ, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, प्लीज़ मुझे कहीं छोड़ दो, या प्लीज़ मुझे 100 रुपये उधार दे दो, तुमको अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करो। तो वो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो जब हम किसी को कुछ करने को बोल रहे हैं काम, या कुछ काम करने को मना कर रहे हैं, वो कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसके क्या रूल्स है, इसका फर्स्ट रूल तो ये है कि आपका जो सेड टू है वो हटकर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट कि आपका सेंटेंस क्या है। अगर आप उसमें सजेस्ट कर रहे हो तो वो हो जाएगा सजेस्टेड। अगर आप उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। और अगर आप इसमें सिंपली कुछ करने को बोल रहे हो, मतलब आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, सजेस्ट भी नहीं कर रहे हो, बस कुछ काम करने को बोल रहे हो, तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं। और अगर ये एक ऑर्डर है तो आप ऑर्डर भी लिख सकते हो, ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड रूल है आपका, जो जहां पर इन्वर्टेड कॉमा है, जहां दैट लगाते थे, अभी दैट नहीं लगेगा, इसकी जगह पे लगेगा टू।
दैट के प्लेस में हम टू लगा देंगे। और थर्ड रूल ये है कि आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं नॉर्मली, वो चेंज नहीं करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये रूल है कि टू के बाद हम कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो मेनली ये 3 रूल्स है जो आपको याद करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। फर्स्ट इज सेड टू को आपको हटाकर या सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड या आस्क्ड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ये आपको समझना है कि सेंटेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको पुट करना है। दैट की जगह पे टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सेकेंड फॉर्म नहीं होगा। बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसका भी एक सेंटेंस में आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे बोला करने के लिए टू, यहाँ पे दैट की जगह पे क्या आ जाएगा? टू। क्लोज जो है वो क्लोज ही रहेगा, क्लोज्ड नहीं करेंगे, क्लोज द डोर। ओके, अगर हम कुछ कर रहे हैं को मना कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूंगी डोंट क्लोज द डोर, तो क्या हो जाएगा? नॉट टू क्लोज द डोर। ही आस्क्ड मी नॉट टू क्लोज द डोर। अगर हमको कुछ मना करना है, डोंट अगर हम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नॉट टू हो जाएगा। तो इन दिस वे मैंने आपको ऑलमोस्ट हर टाइप का सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपको सारे रूल्स पहले अच्छे से समझने हैं और समझने के बाद रूल्स को लर्न करना है। और जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें वर्कबुक से, इंग्लिश ग्रामर बुक से या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी समय कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।